सर 36, 28 और 32 तो, और सर एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करे अभी। 36, 28 और 32। यस सर, और सर पीएमआई वाले भी नहीं करे सर, क्योंकि वो सिलेबस से कट हो गए। ठीक है, 36 तो आउट है सिलेबस, 28 तो है सिलेबस में। सर 28 ट्रिग्नोमेट्री का है ना? हाँ हाँ सर, वो उसमें डाउट है। ठीक है। 32 ये बायनॉमियल थ्योरम का है, ये सिलेबस से बाहर है। एमसीक्यू में डाउट्स है संचय के 15 है। ट्वेंटी 23। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। संजय बेटा 36 जो क्वेश्चन है वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, बायनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। और जो 34 है, 34 वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सप्लीमेंट्री है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सप्लीमेंट्री भी सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना कराया है तुम्हारे स्कूल में? नो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो अब इसमें स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना अंडर रूट डी, उसमें अंडर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सिलेबस से बाहर है। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर हाँ बोलो। सर सेट से भी कुछ कटा है सर, मतलब जनरल सिलेबस में। नहीं, सेट से तो सब कुछ है। ओके सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी डाउट्स हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपको नहीं आने चाहिए थे। जैसे सिक्स्थ का और पार्ट है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा, सिक्स्थ का और पार्ट, और सेवेंथ क्वेश्चन, और इसके बाद है 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, और 19th क्वेश्चन। पहले मैं आपके डाउट्स बता देता हूँ, ये आपके डाउट्स हैं, फिर इनको डिस्कस करेंगे और फिर आपको फिर नेक्स्ट पेपर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है 2 raised by n is less than 1 into 2 into 3 till n, ये कंडीशन दी हुई। तो प्लीज ट्रू फॉर, ठीक है, तो n की वैल्यू पूछिए, स्मॉलेस्ट n पूछा है, स्मॉलेस्ट n for which above is true। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको Pn, तो P1 कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा, P3 कितना हो जाएगा और P4 कितना हो जाएगा। n की वैल्यू ऑप्शंस पे 1 2 3 4 दी हुई है, तो अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो P1 हो जाएगा 2 raised पर 1, और n को 1 पुट करोगे तो ये 1 ही रहेगा, और अगर 2 पुट करोगे तो 2 raised पर 2, n को 2 पुट करोगे तो ये 1 into 2 में खत्म हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 1 into 2 into 3, और 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4। इसमें से चेक करिए कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, देख के बताइए कौन सा रिलेशन करेक्ट है।
देख के बताओ बेटा कौन सा रिलेशन ट्रू है इसमें। सर हमने इसमें जैसे 2 की पावर 3 है तो इसमें 3 ही वैल्यू ली। क्योंकि n को 3 रखोगे ना तो ये 3 पे खत्म हो जाएगा। n जो है लास्ट टर्म है, n को 3 रखोगे तो ये यहीं तक जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 तक। आप यहाँ पे नोटिस करोगे लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो 3 के बाद 3 तो आएगा नहीं, बस 3 पे ही रुक जाएगा ना फिर ये। यस सर। ठीक है, अब इसमें से चेक करके बताओ कौन सा करेक्ट होगा। सर करेक्ट तो कोई भी नहीं हो रहा। ये लास्ट वाला नहीं सर, लास्ट वाला है 16 और 32। ये 32 कैसे हो गया 24? 12 to 24 होगा ना, तो ये करेक्ट है 4। तो आंसर हो गया n इज इक्वल टू 4। सर अगर 4 पे भी आंसर नहीं होता तो हमें आगे केस बनाने पड़ते। हाँ उसको चेक करते थे जब तक नहीं होता। ओके सर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको y की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 में y fx के इक्वल है और fx की वैल्यू दे रखी है ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a, और शो करना है शो x इज इक्वल टू fy। तो fy की वैल्यू तो हम यहां से निकाल सकते हैं। fy इज इक्वल टू x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये ay माइनस b अपॉन by माइनस a के इक्वल हो जाएगा। अगर हम x को y से रिप्लेस कर देंगे तो इधर भी x को y से रिप्लेस करना पड़ेगा और fy की वैल्यू। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a। ये y की वैल्यू x के टर्म्स में दी हुई है और हमें क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा bxy माइनस ay इज इक्वल टू ax माइनस b। x वाले टर्म एक तरफ ले आइए, x कॉमन निकाल लो इसमें से, तो bx माइनस a इज इक्वल टू ay प्लस b होगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी ay प्लस b डिवाइडेड बाय by माइनस a। ठीक है, ये जो ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि ay माइनस b अपॉन by माइनस a किसके इक्वल है, fy के इक्वल। ये प्रूव हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज बतानी है। फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए जैसे fx की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हम x के बारे में ये बता सकते हैं। रेंज का मतलब होता है कि y की वैल्यू उसका सेट क्या होगा। तो लेट fx इज इक्वल टू y, हमने fx को y सपोज कर लिया।
2y क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3, 2y minus 3 is equal to x square y. 2y minus 3 upon y is equal to x square. तो ये रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 2y minus 3 upon y. ये x की वैल्यू। अब x हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो x को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? For x to be defined, for x to be defined, इसकी कंडीशन बताइए कि x कब डिफाइंड होगा? सर अंडर रूट की वैल्यू लेस देन 0 ना हो, मतलब मोर देन 0 हो। अंडर रूट की या अंडर रूट के अंदर वाली की? अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो क्या होना चाहिए? मोर देन 0। मोर देन 0, इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? तो एक तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 2y - 3 upon y is greater than or equal to 0। और क्या कंडीशन होगी? डिनोमिनेटर वाली कंडीशन, एंड y is not equal to 0। तो 2y - 3 upon y is greater than or equal to 0 and y is not equal to 0। फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको नंबर लाइन पे सॉल्व कर लेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के 2y - 3 is equal to 0, y की वैल्यू होगी 3/8। अब नंबर लाइन पे इसको मार्क करिए, तो एक 0 क्रिटिकल पॉइंट आ गया और एक 3/2 क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें साइन चेक करिए, साइन ऑफ 2y - 3 upon y, तो 0 से पहले देखिए -1, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इस तरह से साइन आ जाएंगे। अब इसमें से हमें क्या लेना है? एक तो ये वाले साइन लेना है, y को 0 नहीं ले सकते, ये पॉजिटिव वाले ये वाली वैल्यू लेनी है, और 3/2 तो ये 0 हो जाएगा, तो 3/2 को भी इंक्लूड करेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी? Therefore y is -infinity to 0, 0 not included, union 3/2 to infinity, 3/2 included, ठीक है। y 0 नहीं है तो 0 इसमें भी नहीं, तो therefore range is equal to -infinity to 0, union 3/2 to infinity, ये इसका रेंज आ गया। सर एक बार इसका क्रिटिकल पॉइंट्स वाले से स्टेप समझा दो। इन जितने भी फैक्टर्स थे उनको 0 के इक्वल रखो तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3/2। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका साइन चेंज होता है। तो एक तो साइन चेंज होगा 3/2 पे और एक साइन चेंज होगा 0 पे। तो इससे जो रियल नंबर लाइन है उसके 3 पार्ट कर दिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे साइन चेंज हो सकता है और किसी पॉइंट पे साइन चेंज नहीं हो सकता। तो इससे पहले एक ही साइन रहेगा, तो किसी भी नंबर से हम चेक कर सकते हैं। 0 से पहले आइए -1 से चेक कर लीजिए, तो अगर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, -5 upon -1, तो -5 upon -1 +5 तो पॉजिटिव होगा। 0 से 3/2 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे 1 ले लिया हमने, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 - 3 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर 3/2 के बाद कोई वैल्यू लीजिए, तो 1.5 के बाद जैसे हमने 2 सपोज कर लिया, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा।
ठीक है, अब हमें कौन कौन सी y की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए ये या तो पॉजिटिव हो या जीरो। तो ये पॉजिटिव वाली तो हमें देख रहे हैं। अब जीरो को देखो, जीरो कहाँ पे आएगा, इसको इसको अगर 3/2 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो 3/2 पे जीरो आएगा और जीरो को हमें इंक्लूड करना है, तो इसलिए 3/2 को ले लेंगे। y की वैल्यू 3/2 होगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी। y जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में है, इसलिए y जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू होगी, -∞ से लेके जीरो तक और 3/2 से लेके इंफिनिटी तक। 3/2 इंक्लूडेड, और जो y की वैल्यूज का सेट है उसको रेंज बोलते हैं। तो -∞ से लेके जीरो तक और 3/2 से लेके इंफिनिटी तक। ट्वेंटी एट क्वेश्चन देखिए। 28 का निधीश कौन सा डाउट है बेटा, फर्स्ट पार्ट या और पार्ट? सर और पार्ट। प्रणव बेटा सुन रहे हो तुम, प्रणव सिंह? यस सर। तो भाई कोई डाउट वाउट तुम में कभी आते हैं या नहीं? यस सर आते हैं। पूछा ही नहीं तुमने आज तक एक भी डाउट? जब बोलने में कोई परेशानी है? फिर चुप हो गया। का और पार्ट देखिए, यह cos क्यूब x प्लस cos क्यूब 2π/3 प्लस x प्लस cos क्यूब 4π/3 प्लस x। और इसको प्रूव करना है 3/4 cos 3x की। अच्छा आप ये बताइए cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b इसकी कोई आइडेंटिटी होती है? या हमने कभी इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b? तो ये अगर पढ़ी है तो हाँ बोलो, नहीं पढ़ी है तो ना बोलो। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले नहीं होते हैं, ये एप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ पे क्यूब की प्रॉब्लम है, जब तक क्यूब रहेगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्यूब हटाना पड़ेगा। क्यूब हटाने के लिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इससे 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये 3 cos थीटा इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, और 4 को यहां से हटाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो cos क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4। क्यूब हट जाएगा, फिर cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इसमें थीटा की जगह x डाल दो, तो इधर भी थीटा की जगह x आ जाएगा, 3 cos x, और यहाँ पे थीटा की जगह x डालोगे तो cos 3x डिवाइडेड बाय 4। फिर ऐसे ही यहाँ पे थीटा की जगह 4π/3 प्लस x डाल दी, तो 3 cos 4π/3 प्लस x प्लस cos 3 4π/3 प्लस x।
ऐसे इस पे ये वैल्यू डाल दीजिए, प्लस 3 cos 4 pi by 3 plus x plus cos 3 4 pi by 3 plus x। ये सभी में हमने फॉर्मूला डाल दिया। अब देखो ये 1/4 सभी में कॉमन है, तो 1/4 को कॉमन निकालो। ये इधर से बचेगा 3 cos x, ये cos 3x, फिर 3 cos 2 pi by 3 plus x। इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 pi plus 3x, फिर ये 3 cos 4 pi by 3 plus x, और फिर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos 4 pi plus 3x। तो आप देखिए जो 2 पाई है ये 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos 3x, और 4 पाई भी 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी वैल्यू भी cos 3x आ जाएगी। आपको याद है 360 के मल्टीपल्स 0 के इक्विवेलेंट होते हैं, तो 2 पाई तो 360 हो गया, और ये 360 into 2 हो गया, तो ये cos 3x, ये cos 3x और ये cos 3x, तो 1/4 cos 3x 3 बार आ गया, तो 3 cos 3x आ गया। और बाकी के जो 3 टर्म बचे हैं, ये वाला और ये वाला, इन सभी में 3 कॉमन है, तो इधर से cos x बचेगा, इधर से cos 2 pi by 3 plus x, और इधर से बचेगा cos 4 pi by 3 plus x। ये जो बड़े वाला एंगल है इसको पहले लिख देते हैं, 4 pi by 3 plus x को इधर और 2 pi by 3 plus x को इधर। 1/4 3 cos 3x plus 3 cos x, और इसमें cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा दें, cos c plus cos d। cos c plus cos d का फॉर्मूला किसको याद है? सर 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ये फॉर्मूला डाल दीजिए, तो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो देगा 1/4 3 cos 3x plus 3 cos x plus 2 cos, ये देखो बेटा 4 pi by 3 plus 2 pi by 3, 6 pi by 3 2 pi हो गए, और 2 pi को 2 से डिवाइड करोगे तो pi बचेगा, x plus x 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, फिर हो गया cos pi plus x, ये x से x कट जाएगा, 4 pi by 3 और minus 2 pi by 3, तो 2 pi by 3, और 2 pi by 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो cos pi by 3 बचेगा। तो बचेगा 1/4 3 cos 3x plus 3 cos x plus 2 cos pi plus x की वैल्यू बताइए बेटा, cos pi plus x कितना होगा? सर माइनस cos x। तो 90 into 2 180 plus थर्ड क्वाड्रेंट हो गया,
और 90 into 2 में इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। cos 5 plus x हो जाएगा माइनस कॉस x और cos 60 हो जाएगा 1/2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos x माइनस cos x 0 0 into 3 0 और ये राइट हैंड साइड हो गई 3/4 cos 3x। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये 3/4 cos 3x आ गया। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3/4 cos 3x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये माइनस cos x से cos x कैंसिल। तो आपको ये याद रखना है कि q को हटाने के लिए हम cos 3 थीटा के आइडेंटिटी को यूज करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7th क्वेश्चन को देखिए। 7th क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पहले 6 का और पार्ट देख लीजिए। 6 का और पार्ट संजय कैसे करेंगे बेटा इसको। सर इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और फिर क्रिटिकल पॉइंट की तरह इसे भी कर देंगे। फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी की टाइप हो गई। पहले राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे x plus 5 is greater than 0। ये minus x minus 12 divided by x plus 5 is greater than 0। और अब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे सर +12 -5 -5 -12। यस सर -12 है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो जाएगा -12 is equal to x और इससे -5 आ गए। -12 से इधर चलिए -13 ले लीजिए तो -13 ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नेगेटिव तो ये इस तरह से आ जाएगा। हमें पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए है ना। तो पॉजिटिव आएगा -12 से -5 के बीच में। 0 नहीं चाहिए तो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -12 से -5 तक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर 7th में तो दोनों मोर देन वाले केस आ रहे हैं, मतलब दोनों उसमें मोर देन ही आ रहा है। मोर देन। अच्छा ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है। मॉडुलस x इज लेस देन a और मॉडुलस x इज ग्रेटर देन a। इनके सॉल्यूशंस बताइए। मॉडुलस इनइक्वालिटी में आपको मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए थे। मॉडुलस x इज लेस देन a इसका सॉल्यूशन होता है। अभी संजय याद है नहीं। नो सर इसके जो सॉल्यूशन है वो -a से a के बीच में होता है। ये सॉल्यूशन होता है यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा x इज ग्रेटर देन -a एंड x इज लेस देन a और इसका सॉल्यूशन होता है इसके बियॉन्ड ये -a और a जिससे इधर यानी कि x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। इसको फील करो जब तक आप इसको सोचोगे नहीं जब तक ये याद नहीं होगा आपको। जैसे मॉडुलस x इज लेस देन 2 है तो आप सोचिए कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। अगर 2 से बड़ा हुआ है
तो होगा, और -2 से छोटा होगा, मान लो -3 भी रखा है यहाँ पे, तब भी तो ये 3 हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, तो -2 से 2 के बीच में हो सकती है, और 2 के बाद ये 2 से बड़ा हो जाएगा, और -2 से पहले भी ये 2 से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, मॉडुलस 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड। सेकंड। तो x की प्लेस पे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा, 3x - 7 इज लेस देन -2, और 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हमने पुट कर दिया, x की जगह 3x - 7 रख दिया और a की जगह 2 रख दिया, तो ये इनइक्वालिटी बन गई, ये k बन गई। तो 3x is less than 7 minus 2, 5, x is less than 5/3, और 3x is greater than 9, x is greater than 3। ठीक है, तो पहले वाले में लेस देन आएगा और दूसरे वाले में ग्रेटर देन आएगा। सर इसमें हम ये भी तो लगा सकते हैं कि जब हम मॉड्यूलस हटाते हैं तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस आ जाता है। वो भाई इक्वेशन में आता है, इनइक्वालिटी में नहीं। इनइक्वालिटी के लिए ये फॉर्मूले होते हैं, लेस देन के लिए ये फॉर्मूला होता है, ग्रेटर देन के लिए ये फॉर्मूला होता है, और इक्वल के लिए जो तुम बोल रहे हो वो फॉर्मूला होता है। ओके सर। तो इक्वल में प्लस माइनस आता है, इसमें तो आपको इनइक्वालिटीज के टर्म्स में इस तरह से लिखना पड़ेगा। सर मैंने ये थोड़ा अलग तरीके से किया था सर, एक बार 3x - 7 को प्लस के साथ ओपन किया था और एक बार माइनस के साथ ओपन किया था, तब भी यही आया था आंसर। प्लस के साथ कैसे ओपन किया तुमने? सर एक बार 3x - 7 ग्रेटर देन 2, और एक बार माइनस और कॉमन 3x - 7 ग्रेटर देन 2, माइनस कॉमन 3x - 7 ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3x - 7 इज लेस देन -2, ये बन गया। ठीक है, और ये तो ये है ही। ठीक है ना, तो कोई बात आ गई। जैसे मॉडुलस 3x - 7 है तो इधर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, आप इधर प्लस माइनस लिख सकते हो, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस हटा के प्लस माइनस करोगे तो फिर वही बात बन जाएगी, लेकिन इस तरफ नहीं लिखना है प्लस माइनस, क्योंकि माइनस उस तरफ चला गया तो इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस लिख सकते हो। और बताइए बेटा, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या आएगा। सर ये मैंने क्वेश्चन ये अभी ढंग से पढ़ा, x डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, पहले तो मैंने वैसे ही कर दिया था। x नहीं है वो, वैसे जो करा था वही सही है। डैश डिनोट्स x इंटरसेक्शन x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। सर फिर तो फाई आएगा। फाई आएगा, करेक्ट। आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा x इंटरसेक्शन y, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसमें ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा दी, तो x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले इसको ग्रुप करेंगे, इसको बाद में, ये 5 हो जाएगा, और 5 को किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करोगे तो 5 रिजल्ट आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा,
सर 2 raised to power mn minus 1. एन ए दिया हुआ है इसमें, एन ए इज इक्वल टू एम और एन बी इज इक्वल टू एन दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। सर 2 raised to power mn. 2 raised by number of elements in A into number of elements in B। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होता है और उसमें एक जो है 5 ही होता है, तो नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है? आपका जो टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस हो जाएगा 2 raised by mn minus 1। सर नॉन एम्प्टी रिलेशन का मीनिंग क्या होगा? मतलब नल सेट को हटाना है, बस एम्प्टी रिलेशन को हटाना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ये है और 5 जो है वो तो हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है? तो उसमें से 5 को हटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशंस आ जाएंगे 2 raised by mn minus 1। ओके सर। फिर हो गया। अब इसके बाद है 19। फाइव डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। 19 में 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो। सर 216 होगा आंसर। कैसे कैसे निकालना 216? बताओ बेटा, एक्सप्लेन करो कैसे कैसे है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी को याद है बेटा? सर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। आप तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर आप 0 1 2 से नंबर बनाओगे, 0 1 2 से, तो ये 3 से डिविजिबल होंगे या नहीं? सर होंगे। होंगे। और फिर 0 3 4 नहीं होंगे सर। हाँ? तो सर हमें तो 5 डिजिट नंबर बनाना है सर। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है? तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 से डिविजिबल होने के लिए और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप इसको पहले 0 को छोड़ दीजिए। हमने 0 को छोड़ दिया, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 इनसे जो अरेंजमेंट बनेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? यस सर। तो ये वाले सारे इनके अरेंजमेंट सारे काउंट करेंगे। 1 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए तो क्या नंबर बनेंगे? 0 2 3 4 5। इनसे जो नंबर बनेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल होंगे? नो सर। नहीं होंगे। फिर 2 को छोड़ दीजिए, इनको ड्रॉप कर दिया है। तो अगर 2 को ड्रॉप करेंगे तो क्या बनेंगे? 0 1 3 4 5। अगर इनको अरेंज करेंगे तो क्या 3 से डिविजिबल होगा? नो No, सर। फिर 3 को छोड़ दीजिए, 0 1 2 4 5। नहीं होगा सर। 15 ये अगर 3 को छोड़ोगे तो हो 12 जाएगा। बचेगा। 4 ये नहीं होगा क्या? 4 को छोड़ोगे तो 15 माइनस 4 11 सम बचेगा और 5 को छोड़ोगे तो 10 सम बचेगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है? तो कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इससे कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? इनके कितने अरेंजमेंट कर सकते हो आप? सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। 120 नंबर तो ये हो गया और इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? सर 5 फैक्टोरियल। सर 96। इसके 5 फैक्टोरियल नहीं हो सकते। हाँ सर, सर, 0 पहले नहीं लगा सकते। 5 फैक्टोरियल माइनस 1 into 4 फैक्टोरियल।
तो टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट माइनस करना है जो 0 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो 0 से स्टार्ट होंगे वो फिर 4 डिजिट के नंबर रह जाएंगे। ठीक है, तो 120 माइनस 24 96 96, तो टोटल कितने हो गए नंबर? 216 216। ठीक है बेटा, आज और मैं आपको एक पेपर भेजूंगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास तक करना है। और कुछ सर- रिवाइज कराना है तो बताइए बेटा। सर रिलेशन और फंक्शन भी सर ट्रिग्नोमेट्री की तरह रिवाइज करा दो। सर उसके ये रेंज वाले नहीं हो रहे सर क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, उनको करिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन जो भी डाउट पूछोगे आप। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन था सर, वो मतलब क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा, लेकिन सर एक ऐसा क्वेश्चन था कि चेस बोर्ड में परम्यूटेशन सर की चेस बोर्ड में कितने बॉक्सेस होते हैं? 8 into 8 64। सर वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे होगा? चेस बोर्ड में इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। सर एक बार उन्हें भी बता देना सर, क्योंकि ठीक है, हमें मैं चेस बोर्ड के क्वेश्चन निकाल के रखूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक पेपर भेज रहा हूँ, वो आप करिएगा, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखूंगा तो रिवाइज कराऊंगा आपको रिलेशन फंक्शन। ठीक है, ओके सर। ओके।